नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दुर्गेश कुमार चैनल में स्वागत है। और यहाँ पे सारे जो आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये चैनल बनाया गया है, क्योंकि इस टाइम पे लॉकडाउन में सारे ऑफलाइन बैचेज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो तैयारी करवा रहे थे वो सारे बंद चल रहे हैं। तो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है और इसके द्वारा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के रिलेटेड पेपर हैं उन सारे पेपरों के लिए ये बहुत ही अच्छा चैनल है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस चैनल से मदद मिलेगी। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से, क्योंकि यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इससे 2-3 क्वेश्चन हमेशा ही आते रहते हैं, चाहे जो भी प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के आप देख लीजिएगा। तो यहाँ पे और ये टॉपिक बहुत ही कन्फ्यूजन टॉपिक होता है, बहुत ही बच्चों को इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है और ये समझ में नहीं आता है कि यह टॉपिक कैसे समझें, कितने सारे इसमें पॉइंट होते हैं याद करने वाले, समझने वाले। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पे क्लियर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता क्या है? एक ऐसा औजार, एक ऐसा टूल जिसके द्वारा हम किसी कार्यखंड पे एक एड्ज से काम करते हैं, एक एड्ज के द्वारा काम करते हैं, वह मेरा क्या कहलाता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने डिफिनीशन में यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, आप भी देखिएगा। द टूल इन विच वन कटिंग एड्ज इज यूजिंग एट वन टाइम। ऐसा टूल, ऐसा औजार जो एक कटिंग एड्ज को एक टाइम में यूज करता है, वह मेरा क्या कहलाता है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल कहलाता है। इसमें बहुत सारे एंगल होते हैं, उन एंगलों को और उन एंगल और सरफेस को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे और यहाँ पे जानेंगे। देखिए यहाँ पे पहली बात तो ये देखिए, यह मेरा ये क्या है? मेरा वर्क पीस है। क्या है? वर्क पीस है। वर्क पीस से मैं इस टूल के द्वारा मैं यहाँ पे इस पर क्या कर रहा हूँ? ऑपरेशन कर रहा हूँ। और उसके अलावा यह मेरा यहाँ पे क्या है? ये मेरा चिप है। क्या है? चिप है। अब देखो यहाँ पे अब यहाँ पे मुझे जानना है कि कौन सा पॉइंट क्या होता है। तो देखिए पहले मैं बात करता हूँ टूल की। टूल पे पहले बात करते हैं। तो टूल पे देखिए, टूल पे जो टूल का ऊपरी हिस्सा होता है, जो ऊपरी पृष्ठ होता है, वह मेरा कहलाता है रैक सरफेस। क्या कहलाता है? रैक सरफेस, यानी रैक सतह। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये वाली जो सतह है, ये वाली सतह, वह मेरी क्या कहलाती है? रैक सतह कहलाती है। ये मेरी क्या है? यह मेरा रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन मतलब आधार लाइन। आधार लाइन हम किसको मानते हैं? जो मशीन सरफेस की मैं मशीनिंग कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाली मशीनिंग कर रहा हूँ, इस वाले सरफेस की ऑपरेशन कर रहा हूँ, इसकी जो ये लंबवत लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये वाली लाइन, यहाँ पे ये वाली लाइन है, परपेंडिकुलर लाइन है, ये जो डॉटेड बनी हुई है, यह मेरी लंबवत लाइन है इस मशीन आधार से। इसको मैं क्या कहूँगा? रेफरेंस लाइन, आधार लाइन, क्योंकि कोई भी कोण या एंगल मापने के लिए मुझे एक आधार लाइन माननी पड़ेगी। अब बात करते हैं ये नीचे टूल का, ये जो नीचे वाली ये जो सरफेस है, ये वाली सरफेस, वह मेरी कहलाती है फ्लैंक सरफेस। क्या कहलाती है? फ्लैंक सरफेस। ठीक है, ये मेरा टूल यहाँ पे ऑपरेशन कर रहा है, ये मेरी चिप निकलती हुई आगे बढ़ जा रही है। और यहाँ पे अब हम बात करते हैं एंगल की। एंगल यहाँ पे मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो देखो होता है रैक एंगल। रैक एंगल होता है, रैक एंगल कौन सा एंगल होता है? वह एंगल जो मेरा आधार लाइन या रेफरेंस लाइन से और रैक सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है, वह मेरा कौन सा एंगल कहलाता है? रैक एंगल कहलाता है। अभी मैं बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, सारी अभी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊँगा और सारी स्लाइड में सारी चीज़ें दी हुई हैं और आपको बहुत ही अच्छा समझ में आएगा। यदि समझ में ना आए फिर बाद में आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आई है। तो ये मेरा क्या हो गया? रैक एंगल हो गया। और कौन सा एक एंगल होता है? एक होता है क्लीवेंस एंगल। क्लीवेंस एंगल कहाँ दिया जाता है? फ्लैंक, टूल का ये जो फ्लैंक है, ये पोर्शन, टूल के फ्लैंक और मशीनिंग सरफेस, ये जो मशीनिंग सरफेस है, इन दोनों के बीच में जो ये एंगल होता है, वह मेरा कहलाता है क्लीवेंस एंगल। और एक एंगल होता है लिप एंगल होता है। लिप एंगल यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेकिन एक लिप एंगल होता है। लिप एंगल क्या होता है? ये जो मेरी ये वाली सरफेस है, ये वाली सरफेस फ्लैंक सरफेस कह रहा हूँ, रैक सरफेस और ये वाली सरफेस फ्लैंक सरफेस, इन दोनों के बीच का जो ये एंगल होता है उसको मैं कहता हूँ लिप एंगल हो गया।
और एक एंगल और होता है, उसको मैं कहता हूँ शियर एंगल। क्या कहता हूँ? शियर एंगल। तो ये शियर एंगल जो है, चिप जिस एंगल से वर्क पीस से मुड़ रही है, ये देखो, ये एक कटिंग इस साइड में मैं टूल कटिंग करता हुआ आगे आ रहा है और यहाँ से ये एंगल से मेरी चिप आगे को मुड़ रही है, तो ये वाला जो ये एंगल होता है वो मेरा क्या कहलाता है? ये मेरा कहलाता है शियर एंगल। इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी, बेसिक। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए वैक सरफेस, अभी मैंने बताया द सरफेस अलोंग विद चिप ट्रेवल, यानी मेरा ये टूल था, इस टूल पे मेरा यह क्या कर रही थी? चिप ट्रेवल कर रही थी। तो सरफेस अलोंग वह सरफेस जिसमें चिप क्या कर रही है? ट्रेवल कर रही है, तो वह मेरी कौन सी सरफेस कहलाएगी? वैक सरफेस कहलाएगी। ठीक है, वैक सतह। हिंदी मीडियम वाले बच्चों को यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। उनकी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर जो वर्ड मैं बोलूँ वो हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल बोलूँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कोई नहीं आ पाएगी। हाँ, यहाँ पे अभी पीपीटी मैं हिंदी में लैंग्वेज में नहीं बना के दे पा रहा हूँ, थोड़ी टाइम का शॉर्टेज है। बाद में मैं जरूर कोशिश करूँगा कि हिंदी में भी मैं पीपीटी को अवश्य बनाऊँ, लेकिन अभी मैं इंग्लिश में पीपीटी बना रहा हूँ। लेकिन मुझे जो लैंग्वेज है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो आपको क्लियर समझ में आ जाएगी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो, अब मैं बात करता हूँ, ये मेरी हो गई वैक सरफेस। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लैंक सरफेस। फ्लैंक सरफेस मैंने अभी बताया था, टूल जो ट्रैवल कर रहा है इस साइड डायरेक्शन में, और ये मेरा वर्क पीस है। तो वर्क पीस और वर्क पीस से जो नीचे से ये वाला जो फ्लैंक सरफेस है, यहाँ पे ये वाली सरफेस कौन सी कहलाती है? मेरी फ्लैंक सरफेस कहलाती है। तो यहाँ पे देखो, इट इज़ द सरफेस विच अवॉइड रबिंग बिटवीन मशीन सरफेस एंड टूल। ऐसी सरफेस जो ये मेरा मशीन टूल है ये और ये मेरी मशीन सरफेस है, इनके बीच में क्या करता है? इसकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसका जो गुण होता है, वो यहाँ पे फ्रिक्शन को बचाता है, यहाँ पे घर्षण को बचाता है, उसमें टूल क्या हो? वहाँ पे रबिंग ना करे, इसलिए ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए मैं यहाँ पे एंगल कौन से दिया जाता है? क्लीवेंस एंगल दिया जाता है। और ये क्या है? मेरी ये फ्लैंक सरफेस है। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं वैक एंगल की। ये तो मेरी क्या थी? वैक सरफेस हो गई। अब वैक एंगल के लिए मैंने क्या बताया था? यहाँ पे मेरी क्या है? इस तरह से मेरी आधार लाइन थी लंबवत, और वह आधार लाइन ये जो लंबवत थी परपेंडिकुलर, वहाँ से और यहाँ इन दोनों के बीच का जो एंगल था ये, वो मेरा क्या कहलाता था? वैक एंगल कहलाता था। तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन लिखी हुई है, एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द वैक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस लाइन, यानी कोण का वह झुकाव जो वैक सरफेस और रेफरेंस लाइन के बीच का बनता है, वह मेरा क्या कहलाता है? वैक सरफेस कहलाता है। अब इसका पर्पज क्या है? हम इस एंगल को देते क्यों हैं? तो यहाँ पे देखो, इट अलाउड टू फ्लो चिप इन कन्वेंट डायरेक्शन। ये कहता है चिप के फ्लो को, ये चिप के फ्लो को डायरेक्शन देता है। चिप के फ्लो को डायरेक्शन कैसे देगा? अब बताओ, ये जितने एंगल में झुका हुआ होगा, इस एंगल में झुका होगा तो चिप में भी ऐसे ट्रैवल कर जाएगी। यदि मेरा टूल ऐसा है और टूल ऐसा है तो मेरी चिप ऐसे ट्रैवल करेगी, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और बाई चांस मेरा टूल ऐसा हो गया इस साइड, तो अब मेरे चिप कैसी ट्रैवल करेगी? इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। अब कुछ एंगल इसका बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो यहाँ पे ये चिप के डायरेक्शन को भी बताता है कि चिप किस डायरेक्शन में मेरी आगे बढ़ेगी। ठीक है, इट इम्प्रूव्स सरफेस फिनिश। सरफेस फिनिश को भी इम्प्रूव करता है। अब सरफेस फिनिश को कैसे इम्प्रूव करता है वो चीज़ देखिए। सरफेस फिनिश को, ये मेरा क्या है? ये मेरा वर्क पीस है। वर्क पीस में ये मेरा क्या कर रहा है? यहाँ पे ये टूल ऑपरेशन करता हुआ आगे आ रहा है। ठीक है, ऑपरेशन करता हुआ आगे आ रहा है। अब देखो, यदि यहाँ पे ये मेरा ये यहाँ से ये मेरा क्या है? ये एंगल है वैक एंगल। अब वैक एंगल देखो, यदि मैं वैक एंगल को कम कर दूंगा या बढ़ा दूं, ये मैं यहाँ पे क्या किया? मैंने वैक एंगल को बढ़ा दिया। वैक एंगल को जब मैंने बढ़ा दिया तो ये मेरा टूल क्या हो गया? ये पतला हो गया। और जब पतला हो गया तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा? पतला हो जाएगा। और जब भी पॉइंट पतला हो जाएगा टूल का, औजार का, तो क्या करेगा? अच्छी फिनिश के साथ में ऑपरेशन करेगा। तो यहाँ पे ये क्या कहेगा? इट इम्प्रूव्स द सरफेस फिनिश। तो ये सरफेस फिनिश को भी इम्प्रूव करने में मदद करता है। ठीक है, ये इसके 2 पॉइंट हो गए। अब आगे बात करते हैं। अब ये 3 टाइप के वैक एंगल होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के वैक एंगल होते हैं। एक पॉजिटिव वैक एंगल, एक जीरो वैक एंगल और एक नेगेटिव वैक एंगल। तो इनका क्या क्या उद्देश्य है, ये क्यों इस तरीके से दिए जाते हैं, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखते हैं। पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव वैक एंगल की।
तो पॉजिटिव वैक एंगल मतलब धनात्मक वैक एंगल। तो पॉजिटिव वैक एंगल देखो हम किसे कहते हैं, जब हम रेफरेंस लाइन से ये मेरी रेफरेंस लाइन से जब मैं इस साइड आता हूं तो वह मेरा क्या कहलाता है, वह मेरा कहलाता है पॉजिटिव वैक एंगल। क्या कहलाता है? पॉजिटिव वैक एंगल। देखो पॉजिटिव वैक एंगल रिड्यूस कटिंग फोर्सेस ड्यू टू रिक्वायर्ड शियर वर्क मटेरियल सो पियर रिक्वायर्ड इज लेस। देखो यहाँ पे जब मेरा टूल पॉजिटिव वैक एंगल में क्या होता है, जब टूल पे अब मेरा जब टूल इस तरीके से होगा, इस तरीके से सपोज दैट, तो यहाँ पे यदि मेरा जो चिप का है, चिप यहाँ पे इस पर ज़्यादा लोड लगाएगा, इसके ऊपर यहाँ पे लोड क्या लगेगा, इस पर ज़्यादा लगेगा। जब कोई एक एंगल में ये झुक जाएगा, जब एंगल में झुक जाएगा तो इस पर लोड, इस पर क्या होगा, थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि पॉजिटिव वैक एंगल में कटिंग के दौरान इसमें फोर्स कम लगते हैं। जब हम पॉजिटिव वैक एंगल रखते हैं, कटिंग फोर्स इस पर कम लगते हैं, यहाँ पे इस पर जो लोड लगता है वो कम लगता है। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। इट इज़ सुटेबल फॉर सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। ये किसके लिए यूज होता है? ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होता है। सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल के लिए ये हम एंगल अधिकतर देते हैं। कौन सा? पॉजिटिव वैक एंगल। जनरली हाई स्पीड टूल पॉजिटिव वैक एंगल इज प्रोवाइडेड। जितने भी हाई स्पीड टूल होते हैं वो किसके लिए ऑपरेशन करते हैं? वो सारे सॉफ्ट मटेरियल, डक्टाइल मटेरियल के लिए यूज होते हैं। तो उनमें हम जनरली क्या देते हैं? पॉजिटिव वैक एंगल देते हैं। तो देखो ये मेरी रेफरेंस लाइन हो गई, ये वाली, इस रेफरेंस लाइन से ये मेरा वैक सरफेस हो गया। इन दोनों के बीच में जो ये एंगल है वो मेरा क्या कहलाएगा? इस साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव वैक एंगल कहलाएगा। और देखो पॉजिटिव वैक एंगल के और क्या क्या इफेक्ट होंगे, ठीक है। पॉजिटिव वैक एंगल, अब देखो जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैक एंगल होगा, जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैक एंगल, पहले यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, जितना ज़्यादा पॉजिटिव वैक एंगल होगा उतना ज़्यादा टूल पतला हो जाएगा। टूल की यानी स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। टूल की स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो उसकी टूल लाइफ क्या होगी? टूल लाइफ क्या हो जाएगी? इसकी घट जाएगी। लेकिन ये मशीनिंग सरफेस क्या करेगा? अच्छी देगा। क्यों मशीनिंग सरफेस अच्छी? क्योंकि टूल क्या हो गया? पॉइंटेड हो गया। जब इसका पॉइंट जहाँ से ऑपरेशन कर रहा है वो पतला हो जाएगा, नुकीला हो जाएगा, तो अच्छी मशीनिंग ऑपरेशन करेगा। तो ये में भी हो गई पॉजिटिव वैक एंगल की बात। अब मैं बात करता हूँ आगे नेगेटिव जीरो वैक एंगल। तो पहले देखो जीरो वैक एंगल क्या होता है? जब जो मैंने आधार लाइन मानी थी उसी आधार लाइन से ही मेरा वैक सरफेस जो है, वैक सतह जो है वो उसी लाइन से पास कर जाए तो वह मेरा क्या कहलाता है? जीरो वैक एंगल कहलाता है। अब देखो यही मेरी आधार लाइन थी, ये वाली लाइन, और यही मेरी टूल की वैक सरफेस लाइन हो गई। तो यह मेरा किस टाइप का एंगल हो गया? जीरो वैक एंगल हो गया, क्योंकि इनके बीच में कोई एंगल ही नहीं बन रहा है वैक एंगल, ठीक है। देखो फॉर मशीनिंग ऑफ कास्ट आयरन इन ब्रास जीरो वैक एंगल प्रोवाइडेड। जब हम कास्ट आयरन या ब्रास आदि मटेरियल की कटिंग करते हैं तो ऐसी जगह पे हम क्या करते हैं? जीरो वैक एंगल प्रोवाइड करवाते हैं। जीरो वैक एंगल प्रोवाइड करवाते हैं। देखो ऑन डायमंड टूल जीरो वैक एंगल प्रोवाइडेड। अधिकतर हम डायमंड टूल होता है, डायमंड टूल में भी हम क्या करते हैं? जीरो वैक एंगल देते हैं। क्या देते हैं? जीरो वैक एंगल देखते हैं। तो जीरो वैक एंगल क्यों देते हैं उस पर? क्योंकि देखो हमें एंगल बनाने के लिए उसकी मशीनिंग करनी पड़ेगी। तो एक तो डायमंड हार्ड मटेरियल है तो उसमें मशीनिंग करना थोड़ा आसान नहीं है, तो इसलिए उसको हम यहाँ पे जब जैसा देखो हमारा एक जिसमें हम एंगल बनाते हैं वो में भी एक रेक्टेंगुलर बार की तरह होती है। कैसी होती है? एक छड़ होती है, या मैं बार कह दूँ, वो रेक्टेंगुलर होती है। अब उसमें हमें ग्राइंडिंग के द्वारा उसमें ऑपरेशन करके उसमें हमें क्या बनाने पड़ते हैं? एंगल बनाने पड़ते हैं। वो भी अभी आगे जब इसी क्लास में हो जाए या नेक्स्ट क्लास में हो जाए वो सारी चीज़ें अभी आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो अब जीरो वैक एंगल में मेरा जो ये वाला सरफेस है, अब इस वाले सरफेस को मुझे ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी। क्या नहीं करनी पड़ेगी? अब मुझे ग्राइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? जीरो वैक एंगल है। और यदि पॉजिटिव वैक एंगल में कैसा बनता है देखना, मैं पॉजिटिव वैक एंगल भी यहीं पर बना के बता दूँ। वो इस तरीके का कुछ बनता है, इस तरीके का, इस तरीके का। ये मेरा ये रेफरेंस लाइन हो गई। रेफरेंस लाइन से ये जो एंगल हो जाता है वो मेरा क्या कहलाता है? पॉजिटिव वैक एंगल कहलाता है। तो इसमें मुझे इस वाले एंगल के लिए मशीनिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? और हार्ड होता है तो कास्ट आयरन और ब्रास जैसे मेटल के काटने के भी काम आता है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? डायमंड पे हम कैसा रखते हैं? जीरो वैक एंगल। इन थ्रेडिंग एंड गियर कटिंग वैक एंगल प्रोवाइडेड, जीरो वैक एंगल प्रोवाइड। अब देखो जहाँ पे थ्रेडिंग होती है, देखना कब आपने लेथ मशीन में थ्रेडिंग ऑपरेशन पढ़ा होगा। थ्रेडिंग ऑपरेशन में देखो ये मेरा बार है,
इस बार में मुझे थ्रेडिंग ऑपरेशन करनी है, यहाँ पे मुझे थ्रेड बनाने हैं, ये देखो थ्रेड बनाने हैं। तो इसमें मैं जो टूल यूज करता हूँ वो इसी टाइप का टूल यूज करता हूँ, इसी टाइप का ये टूल यूज करता हूँ। तो जहाँ पे टूल का जो शेप है, जहाँ पे मेरा टूल का जो शेप है उसी शेप के आकार के अनुसार मुझे वहाँ पे आकृति चाहिए, तो वहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वहाँ पे भी मैं 0 वैक एंगल देता हूँ। देखो ऐसा ही मेरा टूल है, इस टाइप का टूल है, और इसी टाइप की मुझे यहाँ पे थ्रेडिंग, जब मुझे वर्क पीस में जो ऑपरेशन मिलेगा तो इसी टाइप की थ्रेडिंग की ऐसी ऑपरेशन मिलती हुई चली जाएगी, इस तरीके से थ्रेडिंग को थ्रेड बनते हुए चल जाए। तो ऐसी जगह पे भी मैं क्या करता हूँ, 0 वैक एंगल देता हूँ। और देखो गियर कटिंग, गियर जो बनाते हैं, गियर के भी कई ऑपरेशन है, हॉबिंग हो गया, शेपिंग के द्वारा गियर काटे जाते हैं। तो कई मेथड हैं, एक ये मेथड है गियर काटने का कि एक देखो मेरे पास ये गियर का एक फ्लैंक है, मतलब फ्लैंक का मतलब होता है कि बिना गियर कटा हुआ एक मेरा जो है एक वर्क पीस है जिस पे मुझे गियर काटने हैं। अब यहाँ पे देखो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक गियर कटा हुआ टूल है जिसमें गियर शेप में इस तरीके से कटा। अब इस टूल से मुझे इसमें क्या काटने हैं, गियर काटने हैं। तो देखना मेरे हाथों को देखना, ये मेरा फ्लैंक है जिस पे मुझे गियर काटना है, ये मेरा क्या है, गियर काटने वाला टूल है। अब मैं ऐसे ऐसे ऑपरेशन करूँगा, ऐसे ऐसे ऑपरेशन करूँगा तो ये क्या होगा, गियर इसमें कटते हुए चले जाएंगे। तो मुझे जो इस शेप, जो इस टूल में शेप है उसी इस गियर में भी शेप मिल जाएगा। तो ऐसी जगह में भी हम क्या करते हैं, 0 वैक एंगल ही प्रोवाइड करते हैं। तो 0 वैक एंगल की बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम निगेटिव वैक एंगल की। अब देखो निगेटिव वैक एंगल, अब देखो ये रेफरेंस लाइन है, में भी इस साइड जा रहा था तो मैं भी पॉजिटिव वैक एंगल हो रहा था, इसी पे वह जा रहा था तो मेरा 0 वैक एंगल था। अब मैं जब इस साइड आऊँगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव वैक एंगल हो जाएगा। जब मेरा टूल रेफरेंस लाइन से इस साइड और बढ़ जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, निगेटिव वैक एंगल हो गया। अब निगेटिव वैक एंगल में क्या हो जाएगा, टूल की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी और मजबूत हो जाएगा। अब देखो क्योंकि इसकी अभी पहले अब इतना मोटा हो गया है टूल, इसकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इससे क्या हो जाएगी, थोड़ी सरफेस कैसी होगी, रफ आएगी। रफ का मतलब खुरदरी टाइप में, फिनिशिंग उसमें ज़्यादा अच्छी नहीं आएगी। क्योंकि जब टूल मोटा हो जाएगा तो उसका जो पॉइंट होगा, जो जहाँ से वो कटिंग करेगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वहाँ पे उसकी विड्थ ज़्यादा हो जाएगी, वो पॉइंट थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, फिनिश थोड़ी कम आ जाएगी। और हम जब हम नेगेटिव वैक एंगल इज प्रोवाइडेड सेरेमिक एंड कार्बाइड टिप, जब हम सेरेमिक या कार्बाइड के टिप बनाते हैं, टिप हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। जब कॉस्टली बहुत ज़्यादा होता है तो हम पूरे टूल से तो कोई मतलब नहीं है, जहाँ से मुझे जो इड्स से मुझे क्या करनी है, जैसे कोड़ी, जिस समय कोण से जिस इड्स से मुझे क्या करना है, ऑपरेशन करना है, तो उस इड्स को मैं सिर्फ टिप के अकॉर्डिंग मैं उसको कार्बाइड का बना दूं, और सारा मेटल मैं HSS का भी बना सकता हूं, और उसको मैं क्या करूं, वेजिंग के द्वारा या बोल्ट के द्वारा मैं उस पर कस के और मैं उससे ऑपरेशन कर सकता हूं। तो यहाँ पे जो कार्बाइड या सेरेमिक के टिप बनी होती है वो किसके बनाए जाते हैं, नेगेटिव के बनाए जाते हैं। इट यूज टू मशीन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, जो हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। तो ये मेरी बात हो गई किसकी, वैक एंगल की। तीनों वैक एंगल मैंने बता दिए, पॉजिटिव वैक एंगल, 0 वैक एंगल एंड निगेटिव वैक एंगल। चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं लिप एंगल पे। कहाँ पे चल रहे हैं, लिप एंगल पे। अब देखो लिप एंगल क्या होता है, लिप एंगल के बारे में मैंने बताया था कि वैक सरफेस और फ्लैंक सरफेस, वैक सरफेस और फ्लैंक सरफेस के बीच का जो ये कोण होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, लिप एंगल कहता हूँ। तो वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, एंगल बिटवीन वैक सरफेस एंड फ्लैंक सरफेस इज कॉल्ड लिप एंगल। ठीक है, तो लिप एंगल हमारा वैक एंगल और क्लीवेंस एंगल दोनों पे डिपेंड करेगा। यदि मेरा वैक एंगल पॉजिटिव वैक एंगल होगा और तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव कम वैक एंगल होता जाएगा उतना लिप एंगल क्या होता जाएगा, कम होता चला जाएगा। इस तरीके से जो मेरा यहाँ से क्लीवेंस एंगल होगा, ये वाला क्लीवेंस एंगल जितना बढ़ता चला जाएगा उतना मेरा लिप एंगल कम हो। तो ये दोनों पे डिपेंड करता है। अब देखो हम बात करते हैं क्लीवेंस एंगल की। क्लीवेंस एंगल क्या होता है, अभी बताया था मैंने, ये तुम्हारी फ्लैंक सरफेस है, फ्लैंक सरफेस और ये मशीन सरफेस, इनके बीच का जो एंगल होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, क्लीवेंस एंगल कहता हूँ। तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन, इट इज एंगल बिटवीन टूल फ्लैंक कौन सा, ये वाला पोर्शन एंड मशीन सरफेस कौन सी, ये वाली पोर्शन, इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको मैं क्या कहता हूँ, उसको मैं कहता हूँ कटिंग एंगल। अब बात करते हैं
देखो इट अवॉइड वेबिंग बिटवीन, वेबिंग मतलब घर्षण, अभी मैंने बताया था क्यों घर्षण, क्योंकि यहाँ पे हम जब यहाँ पे ये मशीन सरफेस से टकराएगा नहीं टूल, तो वहाँ पे क्या होगा, वेबिंग नहीं होगी, फ्रिक्शन नहीं होगा। जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो मेरा सरफेस क्या होगा, खराब नहीं होगा। तो इट अवॉइड वेबिंग बिटवीन टूल फ्लैंक इन मशीन सरफेस, ये मशीन सरफेस और टूल फ्लैंक के बीच के वेबिंग को क्या करता है, अवॉइड करता है। नेक्स्ट अब आता है एक और एंगल बचा, वो कौन सा बचा, शियर एंगल। कौन सा एंगल, शियर एंगल। तो शियर एंगल देखो मेरा टूल इस साइड इस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है कटिंग करने के लिए। तो टूल के मूवमेंट की दिशा में और जिस एंगल से मेरी चिप्स क्या हो रही है, मुड़ रही है, उनके बीच का जो ये एंगल होता है उसको मैं क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ, शियर एंगल कहता हूँ। क्या कहता हूँ, शियर एंगल कहता हूँ। तो यहाँ पे देखो डिफिनीशन पढ़ना, ए एंगल मेड बाय शियर प्लेन, शियर प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन कौन सा होगा, शियर प्लेन, विद द डायरेक्शन ऑफ टूल ट्रेवल, टूल मेरा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में टूल का ट्रेवल कर रहा है, तो इनके बीच का जो ये एंगल होता है वह मेरा क्या कहलाता है, वह मेरा कहलाता है शियर एंगल। तो ये मैंने जो बेसिक 4 टाइप के जो एंगल होते हैं किसी भी टूल में, वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किए हैं। एक तुम्हारा वैक एंगल, एक हो गया लिप एंगल, क्लीवेंस एंगल और शियर एंगल, ये तीनों, ये 4 टाइप के मैंने यहाँ पे एंगल तुम्हें डिफाइन कर दिए हैं। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब टूल की ज्योमेट्री की। किसकी बात करते हैं, टूल की ज्योमेट्री की। अब टूल की ज्योमेट्री, टूल पे हम एंगल किस तरीके से देते हैं, ग्राइंडिंग करते हुए हम उस टूल पे एंगल कैसे देते हैं, उस चीज़ को हम यहाँ पे समझेंगे। तो ये पहले अभी तुम एक देख लो ओवरव्यू। ये पूरा का पूरा एक रेक्टेंगुलर ऐसा शाफ्ट होता है इस तरीके का, एक पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर शाफ्ट होता है जिसमें हमें ग्राइंडिंग करके टूल में एंगल बनाने पड़ते हैं। तो उन सारी चीज़ों को अभी यहाँ पे बताते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चीज़ ये यहाँ पे समझना, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। एंगल देखो मेरे पास टोटली 6 टाइप के हो जाते हैं। 6 टाइप के कैसे हो जाते हैं, रैक एंगल की पहले बात करूँ, सॉरी एक मिनट रुकना, हाँ, तो पहले मैं बात करता हूँ रैक एंगल की। तो रैक एंगल, तो रैक एंगल 2 टाइप में हो जाता है, तीनों एंगल 2 में बढ़ जाते हैं। एक तो हो जाता है तुम्हारा एंड कटिंग एंगल और एक हो जाता है साइड। तो एक हो गया मेरा रैक में 2 हो गया, इस तरीके से मेरा रैक में हो गया, क्लीवेंस में हो जाएगा इसी तरीके से। और एक कौन सा एंगल हो गया, रैक में हो गया, क्लीवेंस में हो गया, और एक कटिंग एड्ज होता है। तो कटिंग एड्ज में भी मेरे ये 2 टाइप में ये भी डिफाइन हो जाता है। तो चलो अलग अलग तरीके से हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। पहले हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे पहले अभी ऐसे ही समझ लो, ये मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव रैक एंगल, ये क्या हो गया, बैक रैक एंगल। कौन सा, बैक रैक एंगल, बैक रैक एंगल। और ये मेरा हो गया साइड रैक एंगल, ये एंड रिलीफ एंगल, ये साइड रिलीफ एंगल, ये एंड कटिंग एड्ज एंगल, और ये वाला साइड कटिंग एड्ज एंगल। और यहाँ पे एक नोज रेडियस होती है। ये 7 चीज़ें यहाँ पे टोटली होती हैं। तो चलिए अलग अलग चीज़ों को देखते हैं और अलग अलग इन चीज़ों को समझते हैं। तो देखो पहले हम बात करते हैं बैक एंगल, बैक रैक एंगल। किसकी बात करते हैं, बैक रैक एंगल। तो इट इज़ द एंगल बिटवीन फ्रंट ऑफ द कटिंग एड्ज ऑफ द टॉप इन फेस। अब देखो बैक रैक एंगल कैसे बनाते हैं, देखना समझना, यहाँ पे मैं एंगल बना के आपको बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा क्लियर कि बैक रैक एंगल किसे कहते हैं। ये मेरा क्या है, एक रेक्टेंगुलर बाल है, क्या है, एक रेक्टेंगुलर बाल है, छड़ है। ये इस तरीके से, ये मैंने इतना क्रॉस सेक्शन ले लिया है। इतने से क्रॉस सेक्शन में मुझे क्या करना है, मुझे टूल पे ग्राइंडिंग करके ऑपरेशन है, और ये पूरा का पूरा फ्लैंक रहेगा पीछे साइड। तो देखो अब मैं जब इस पे ग्राइंडिंग ऐसे करता हूँ, इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ऐसे और नीचे ऐसे, ये जब मैं ये पोर्शन ग्राइंडिंग करके, ये वाला पोर्शन ये ऊपर से ये मैं नीचे की ओर ये ग्राइंडिंग करके आता हूँ, तो ये मेरा क्या कहलाता है, बैक एंगल। अब मैं देखो इस पे, ये मेरा फ्रंट भी हो गया, ये मेरा साइड भी हो गया, और ये मेरा हो गया टॉप व्यू। तब देखो जब मैं ये एंगल जब मैं कट कर दूंगा तो किस साइड से दिखाई देगा, ये मेरा
फ्रंट साइड से दिखाई देगा। किस साइड से दिखाई देगा? फ्रंट साइड से दिखाई देगा। फ्रंट साइड से कैसा दिखाई देगा देखना, ये ऐसा दिखाई देगा। तो ये वाला जो एंगल है ये ग्राइंडिंग कर दिया मैंने, ये ग्राइंडिंग कर दिया, ये मैंने डायरेक्टेड एक रेफरेंस लाइन बता दी है। तो ये वाला जो एंगल होगा वो कौन सा हो जाएगा? बैक वैक एंगल हो जाएगा। तो बैक वैक एंगल समझ। अब देखना साइड वैक एंगल कैसे बनाते हैं हम। इट इज़ द एंगल बिटवीन साइड ऑफ कटिंग एड्ज टू द टॉप फेस ऑफ एंड विड्थ फेस। देखना साइड कटिंग एड्ज एंगल, देखना साइड कटिंग एड्ज एंगल कौन सा होता है? देखना साइड कटिंग एड्ज एंगल, जब मैं इससे इस वाले पॉइंट से जब मैं ऐसे नीचे की ओर कट करता हूँ, ऐसे, समझ में आ रही होगी, ये मेरा टॉप फेस है, ये मैं नीचे साइड को अब उस फ्लैंक के नीचे साइड ऐसे कट करता हूँ, ये एंगल, जब मैं ये एंगल कट करता हूँ तो ये मेरा, अब देखना ये किस साइड से दिखाई देगा? ये मेरा साइड से दिखाई देगा। तो साइड व्यू जब मैं बनाऊंगा तो देखना साइड व्यू जब बनाऊंगा तो ये वाली लाइन की जो टिप होगी वो मेरी ये हो गई, और इसके पीछे वाली की होगी तो ये कैसी होगी? ऐसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ये वाला जो एंगल हो जाएगा वो मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा साइड वैक एंगल। कौन सा एंगल? साइड वैक एंगल। ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं इंड क्लीवेंस एंगल की। इंड क्लीवेंस एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द पोर्शन ऑफ इंड फ्लैंक immediately below the edge cutting edge single and a line drawn with it cutting edge perpendicular to the base। तो अब यहाँ पे देखो फ्लैंक का पोर्शन एंड उसके जस्ट नीचे वाला एड्ज कटिंग एड्ज का एंगल, जो लाइन हम क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वह मेरा क्या कहलाएगा? वो मेरा कहलाएगा इंड कटिंग एड्ज एंगल। क्या कहलाएगा? इंड क्लीवेंस एंगल, सॉरी इंड क्लीवेंस एंगल। अब देखना इंड क्लीवेंस एंगल, देखना ये मेरा रेक्टेंगुलर बार हो गया, ठीक है, आयताकार छड़ हो गई, आयताकार छड़ हो गई। अब देखना जब एक आयताकार, अब जब मैं इस पॉइंट से ऐसे अंदर की ओर कट करता हूँ इस तरीके से, जो ये अंदर की ओर मैं कट करता हूँ ऐसे, ये मैं ग्राइंडिंग करके ये वाला जो शेप बनाता हूँ वो मेरा क्या कहलाता है? इंड कटिंग एड्ज एंगल। क्या कहलाएगा? सॉरी यार, इंड कटिंग एड्ज एंगल। इंड क्लीवेंस एंगल, सॉरी इंड क्लीवेंस एंगल की बात चल रही थी ना। हाँ, इंड क्लीवेंस एंगल। देखना वही चीज़, कौन सा एंगल? देखना ये मेरा क्या है? रेक्टेंगुलर बार है। क्या है? रेक्टेंगुलर बार है। इस रेक्टेंगुलर बार में जब मैं ऐसे कट करूँगा, क्या करूँगा? ऐसे कट करूँगा तो मेरा क्या बनेगा? इंड क्लीवेंस एंगल। इंड क्लीवेंस एंगल, उसी को हम इंड रिलीफ एंगल भी कहते हैं। और जब इसका मैं टॉप व्यू देखूंगा तो ये ऐसा दिखाई देगा जैसे ये वाला दिख रहा है। तो मैं ये सॉरी कौन सा देखूंगा? फ्रंट व्यू देखूंगा। जब इसको मैं फ्रंट व्यू देखूंगा तो ये कैसा दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? साइड रिलीफ एंगल। तो साइड रिलीफ एंगल देखो कैसा बनेगा? साइड रिलीफ एंगल में देखो कैसे बनेगा? ये मेरा क्या है? एक रेक्टेंगुलर बार है, क्या है? रेक्टेंगुलर बार है। अब देखना, अब इस पॉइंट, ये वाली सरफेस हो गई, ये वाली सरफेस हो गई, ठीक है। अब इस वाइड सरफेस से जब मैं ऐसे कट करता हूँ इस पोर्शन से, ऐसे अंदर की तरफ, ऐसे इस तरीके से जब मैं ऐसे कट करता हूँ इस तरीके से, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये मेरा कहलाएगा साइड क्लीवेंस एंगल, ये साइड रिलीफ एंगल कहलाएगा। अब देखो ये वाला जो पोर्शन है वो कैसे दिखेगा? ये मेरा फ्रंट है, ये मेरा कौन सा है? साइड है, और ये मेरा कौन सा है? टॉप है। तो जब मैं इसको कहाँ से देखूंगा? साइड से देखूंगा। तो साइड व्यू जब मैं इसका देखूंगा तो ये मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा। जब ऐसा दिखाई देगा तो ये वाला जो एंगल है
वो मेरा क्या बन जाता है, साइड रिलीफ एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये मेरे बैक वैक एंगल हो गया, साइड वैक एंगल हो गया, इंड रिलीफ एंगल हो गया और साइड रिलीफ एंगल हो गया। अब देखो, अब ये दो एंगल और बचे। अब दो एंगल को देखना, अब ये कहाँ से, जब मैं टॉप व्यू से देखूंगा तब ये दिखाई देंगे। देखना, ये मेरा क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर बार हो गया, क्या हो गया, रेक्टेंगुलर बार हो गया। अब इस रेक्टेंगुलर बार में जब मैं ऐसे कटिंग करूंगा, देखना ये वाला पोर्शन, ये ऐसे, जब ये ऐसे और ऐसे कटिंग करूंगा तो जो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला, वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा इंड कटिंग एड्ज एंगल। तो ये वाला, जब ये एंगल कौन सा दिखाई दे, कहाँ से दिखाई देगा, ये एंगल दिखाई देगा टॉप व्यू से। तो टॉप व्यू जब मैं इसका बनाऊंगा तो टॉप व्यू देखना कैसा बनेगा, टॉप व्यू इसका ऐसा बनेगा, इस तरीके से। यानी पहले मेरी रेक्टेंगुलर बार ऐसी थी, अब मैंने ग्राइंडिंग करके ऐसे कर दिया, तो ये वाला जो एंगल है वो मेरा कौन सा कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा इंड कटिंग एड्ज एंगल। क्या कहलाएगा, इंड कटिंग एड्ज एंगल कहलाएगा। अब देखो साइड कटिंग एड्ज एंगल कौन सा होगा, साइड कटिंग एड्ज एंगल देख लो। मैं देखो पूरा बार नहीं बना रहा, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस पर टॉप से ही देखना। तो ये मैंने टॉप का फ्रंट बना दिया। टॉप के फ्रंट से जब मैं इस तरीके से कट करता हूँ, जब मैं ग्राइंडिंग करता हूँ, जब इस तरीके से कट करके ग्राइंडिंग करता हूँ, तो ये वाला जो एंगल होता है ये मेरा क्या कहलाता है, साइड कटिंग एड्ज एंगल। तो ये हो गए मेरे सारे 6 प्रकार के जो एंगल बनते हैं टूल पे, वो यहाँ पे डिफाइन हो गए। और यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट है, यहाँ पे थोड़ा सा जो पॉइंट है, पॉइंट को थोड़ा सा हम राउंडेड शेप में रखते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नोज रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं, नोज रेडियस कहते हैं। तो ये हो गए सारे। तो उस वही चीज़ लिखी हुई है, बैक वैक एंगल समझा दिया मैंने, साइड वैक एंगल समझा दिया, इंड क्लीवेंस एंगल समझा दिया। अब देखो साइड क्लीवेंस एंगल, इट इज़ द एंगल बिटवीन द साइड फ्लैंक। साइड फ्लैंक कौन सा है, साइड वाला फ्लैंक, ये फ्लैंक, ये वाला जो फ्लैंक था वो कौन सा हो गया, साइड फ्लैंक। इस तरीके से मैं देखूं तो ये जो पूरा ही बना दे, तो ये वाला जो फ्लैंक है, ये मेरा कौन सा हो गया, साइड फ्लैंक। साइड इमीडिएटली बिलो द साइड कटिंग एज। अब साइड कटिंग एज कौन सी हो गई, ये वाली साइड कटिंग एज। एंड द लाइन ड्रा थ्रू द परपेंडिकुलर टू दिस। अब इसके हम परपेंडिकुलर ये लाइन और ये कटिंग एज की लाइन, जो ये वाला एंगल होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, साइड क्लीवेंस एंगल। अब देखो इंड कटिंग एज एंगल, अब हम बात करते हैं इंड कटिंग एज एंगल। तो एज कटिंग एज एंगल कौन सा है, टॉप व्यू मैंने बना दिया। टॉप व्यू में इट इज आल्सो नोन एज ट्रायल एंगल, इसको हम ट्रायल एंगल भी कहते हैं। द कटिंग एज एंगल इज अमाउंट दैट द इंड कटिंग एज स्लोप अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। देखो ये मेरा नोज है टूल का, टूल के ये नोज से ये वाला मान लो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया, इससे हम जितना ये दूर जाते जाएंगे ये इस साइड अवे फ्रॉम द नोज टू, तो ये मेरा क्या बनता चला जाएगा, एज कटिंग एड्ज एंगल। ठीक है, इंड कटिंग एड्ज एंगल। अब देखो ये हो गया। अब किसकी बात करते हैं, साइड कटिंग एड्ज एंगल। तो साइड कटिंग एड्ज एंगल में देखो क्या है, ये मेरा रेक्टेंगुलर बार है, ये मेरा नोज रेडियस है। अब यहाँ से ये वाला, यहाँ से जो ये एंगल, ये वाला जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा साइड कटिंग एड्ज एंगल। तो यहाँ देखो इट इज़ द एंगल बाई विच साइड कटिंग एड्ज स्लोप अवे फ्रॉम द नोज ऑफ द टूल। ठीक है, तो ये हो गए मेरे सारे जो 6 प्रकार के एंगल हैं, वो मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखा दिए। अभी यहाँ पे कितना, बस 2 ही स्लाइड और बची हुई हैं, इनको देखो। यहाँ पे देखो 2 टाइप के एंगल सिस्टम होते हैं, एक होता है ASA सिस्टम, अमेरिकन स्टैंडर्ड सिस्टम, और एक होता है ORS सिस्टम, ऑर्थोगोनल स्टैंडर्ड सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनके नॉमेनक्लेचर कैसे कहते हैं, ये किसी सिस्टमेटिक तरीके से किसी भी टूल की ज्योमेट्री जो दिया होगा नेमिंग, इसी तरीके से वो डिफाइन रहते हैं। पहला जो होता है उसको हम कहते हैं बैक वैक एंगल, पहला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, बैक वैक एंगल। दूसरे को क्या कहते हैं, साइड वैक एंगल। तीसरा जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंड क्लीवेंस एंगल।
चौथे को हम क्या कहते हैं, साइड कटिंग क्लीवेंस एंगल या रिलीफ एंगल। पांचवें को क्या कहते हैं, एंड कटिंग एड्ज एंगल। और छठवें को क्या कहते हैं, साइड कटिंग एड्ज एंगल। और लास्ट में हो जाता है नोज रेडियस। ठीक है, क्या हो जाता है, नोज रेडियस। जो नोज रेडियस यहाँ पे दी होती है एएसए सिस्टम में, वो किस में दी होती है, वो मे भी इंच में दी होती है, इंच में दी होती है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस जरूर याद रखना है पूरी तरीके से अच्छे से, क्योंकि ये दे देगा तुम्हें नंबरिंग पूरे, और उसमें से बोल देगा कि तीसरे नंबर पे कौन सा एंगल आता है या चौथे नंबर पे कौन सा एंगल आता है। ये हमें फिर उन चीज़ों को बतानी पड़ती हैं। तो एक बार और देख लो, पहले बैक एंगल आते हैं, तो बैक एंगल में देखो पहले बैक, फिर साइड, फिर आ जाएगा क्लीवेंस एंगल। तो अब देखो बैक की जगह इंड लिख दिया उसने और साइड की जगह साइड ही है, तो इंड क्लीवेंस एंगल, साइड क्लीवेंस एंगल। अब देखो अब क्या है, कटिंग, कटिंग में भी पहले क्या हो जाएगा, इंड और फिर साइड। ठीक है, तो इंड साइड, पहले बैक साइड, फिर इंड साइड, इंड साइड, यहाँ पे बैक, यहाँ पे क्लीवेंस, यहाँ पे कटिंग एड्ज, और लास्ट में हो गया मेरा क्या, नोज रेडियस। ठीक है, इस तरीके से ये हो गया एएसए सिस्टम में, ये चीज़ हो गई। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे ओआरएस सिस्टम में, ऑर्थोगोनल वैक्स सिस्टम में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वैक मेन, ये मेन नहीं है, मेन जो मैंने पहले बताया उसी को याद रखना, ये मैंने बता दिया है, एक्स्ट्रा नॉलेज रहेगी तुम्हारे पास। मेन चीज़ यहाँ पे जो नोज रेडियस रहती है, वो मेरी किस में रहती है, एमएम में रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो पहला होता है वो इंक्लिनेशन एंगल होता है, दूसरा वैक एंगल, तीसरा साइड क्लीवेंस एंगल, इंड क्लीवेंस एंगल, यहाँ पे इंड क्लीवेंस एंगल, और यहाँ पे प्रिंसिपल कटिंग एड्ज एंगल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी, और आपको इस चैनल की हेल्प की आवश्यकता है। बिना आप लोगों के सपोर्ट के ये चैनल आगे कैसे बढ़ेगा, और यदि आप मोटिवेट हमें करेंगे तो उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ में पढ़ाने को मिलेगा। और आप किसी भी ITI लेवल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बुक के MCQ या प्रीवियस ईयर के MCQ लगाना, सारे MCQ आपसे बन जाएंगे, ये मेरा आप सबको से दावा है। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।